नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में आज। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में किसने क्या कहा और क्या कामकाज हुआ, किस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और कब कब सदन को स्थगित करना पड़ा। माने संसद से जुड़ी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। ममता बनर्जी, अमित शाह जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। आज संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की एक आदमकद मूर्ति के सामने टीएमसी सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर पेगासस जासूसी मामले पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी सांसदों ने अपने फोन का इस्तेमाल करते हुए और पोस्टर बैनर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बताएंगे पेगासस जासूसी मामले पर कई विपक्षी दल चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उस पूरे मामले को ही बेबुनियाद बता दिया है। ऐसे में संसद का माहौल गरमाया हुआ है। दिन के इस वीडियो के बाद अब आगे बढ़ते हैं। कल की ही तरह आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा और राज्यसभा के भीतर प्लेकार्ड्स लहराए गए। पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और कुछ ही देर बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से 3 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा एक बार फिर 3 बजे बैठी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार न होने की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माने आज लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हुआ और इस स्थिति के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी पार्टियों को दोषी ठहराया। देखिए क्या बोले वो। Proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister has made it already. Thank you. वहीं आपके सांसद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में उत्पन्न स्थिति के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। क्या बोले वो, खुद सुनिए। कि ये बहुत बड़ा मामला है और सरकार ऐसे हर चीज को डिनाई करती रही है। वो तो कभी मानेंगे ही नहीं कि कुछ हुआ है। आप मुझे बताइए, रंजन गोगोई के ऊपर जिस महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, उस महिला का नाम है इसमें फोन हैक करने में, जिसका हैक हुआ है फोन, उनके और भी सारे स्टाफ का नाम है। इसके बाद अप्रैल में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगता है और नवंबर में राफेल डील में फैसला आ जाता है, क्लीन चिट मिल जाती है सरकार को। तो रंजन गोगोई की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि क्या उनको ब्लैकमेल करके राफेल डील में फैसला लिया गया है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। देश के तमाम बड़े पत्रकारों का नाम इसमें है, तमाम नेताओं का नाम है और अब तो जजेस का नाम है। तो बचा कौन है फिर इसमें? और लिस्ट बहुत लंबी है, अभी किसके किसके नाम सामने आएंगे ये पता नहीं है। तो इसलिए ये निजता का हनन है, संवैधानिक अधिकारों का हनन है और एक निष्पक्ष जांच जब तक इसकी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। अब राज्यसभा की तरफ चलते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आसन पर बैठे ही थे कि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस वजह से सभापति ने 11:06 पर राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई और कुछ ही देर बाद 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे फिर से राज्यसभा बैठी तो देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से उत्पन्न स्थिति पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। खुद सुनिए क्या बोले वो। जब मैं सदन में अपनी बात रख रहा हूं तो कोरोना की दूसरी लहर की बहुत सी तस्वीरें मेरे सामने घूम रही हैं और मैं वो तस्वीरें भी लाया हूं। कैसा जो गंगा नदी में जिनके जान गए हैं, जो जिनको कहीं पर जगह नहीं मिला दफनाने के लिए या जलाने के लिए, वो नदी में फेंके गए, ये उनके फोटो है।
मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। आरएसएस के प्रमुख ने एक बात कही, जो लोग चले गए वे मुक्त हो गए, बोले आरएसएस प्रमुख। तारीख है 15 मई 2021 की, और ये उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए। उन्होंने कहा हम क्या कर रहे हैं कि चुनाव करा रहे, इलेक्शन में मग्न है, बड़े बड़े भाषण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और लोगों को एक तरफ कहते हो कि डिस्टेंस मेंटेन करो, दूरी रखो, मास्क पहनो। भाई आप क्या कर रहे थे वेस्ट बंगाल में? आप क्या कर रहे थे दूसरे राज्यों में जब चुनाव चल रहा था? आप खुद जाकर उस जिस रूल्स को आपने बनाया, उस रूल्स को तोड़ने का अगर क्रेडिट किसको देना है तो इस सरकार को देना है, आपने। इस चर्चा में सरकार का बचाव करते हुए जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने खास शायराना अंदाज में जवाब दिया। बोले, हमारे इस सदन के विरोधी दल के नेता शुरुआत में बहुत बात बोले, थाली बजाना, बत्ती जलाना, ये बोले। और उन्होंने यह भी कहा कि मेरा 50 वर्षों का संसदीय जीवन है। ठीक है, लेकिन आप को अपनी सबसे कहना चाहते हैं कि 74 में क्या हुआ था? 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इमरजेंसी के विरोध में बत्ती जलाना, जागृत करना, गलत नहीं है। मैं गलत क्या है? गलत क्या है? गलत क्या है? बीमारी के बारे में उनको थाली बजाने का काम किया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट हिम फिनिश। नरेंद्र मोदी प्लीज डोंट डिस्टर्ब। थाली बजाना, दीपक जलाना, इसको जागृत करने का काम किया। और हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, कि हमें भूलने की इजाजत नहीं है। हमें भूलने की इजाजत नहीं है, आपको याद रखने की आदत नहीं है। ये आदत आपको हो मुबारक, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस चर्चा के दौरान आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने देश में कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना वैक्सीन और पीएम केयर फंड्स पर सरकार को घेरते हुए अपनी बात रखी, जो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हो रखी है। वो बोले, मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है। उसको आप डिनाग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। सर, मैं इससे पहले की कुछ और बातें कहूं, मेरे पास अभी वक्त है। सर, इस कोरोना को मैं भी मानता हूं, मेरे पूर्व के वक्ता कुछ कह रहे थे, ये चैलेंज है हमारे लिए सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें नए कानून की हो रही है। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंच नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए। किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का, करना नहीं चाहते। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क पर लेजिस्लेशन लाइए, ताकि कोई आपदा आए। अभी तो हमारे लीडर ऑफ हाउस नहीं है, नए बने हैं, उनसे मैं कहता, जब वो रेल मंत्री थे
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया। इसी कोरोना काल में मैंने लगातार आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा। अगर आप सांसद की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे अदना संविदा वाले नौकरी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर। एक और अद्भुत चीज हुई इसी कोरोना के दौरान, माननीय उपसभापति महोदय, जब हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, यह हाहाकार जब मचा हुआ था उस दौर में सर कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारद थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। राज्यसभा में शिवसेना के नेता संजय राउत ने सरकार से पूछा कि क्यों कोरोना का डेटा छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बताइए कितने लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। रामनाथ ठाकुर जी नहीं है, तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, फिर गालियां भी खानी पड़ती है। देखिए, हम विज्ञानवाद में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और जीत गए, हमें 21 दिन चाहिए कोरोना का युद्ध जीतने के लिए। और कितने 21 दिन चाहिए, मैं ये सवाल हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। इसलिए कि एक युद्ध में, 2 साल के युद्ध में एक हेल्थ मिनिस्टर का तो बलि का बकरा बना दिया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है, ये कोई जुमलेबाजी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपत्ति है। और हम सब लोग, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, हम सब इस राष्ट्रीय आपत्ति से अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। जो मृतों के शरीर तैरते तैरते वहां तक जाते थे हजारों, लेकिन कल वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां बहुत प्रशंसा की। वाराणसी में तो सबसे ज्यादा, देखिए क्या गंगा मैया झूठ बोल रही थी, जो अपने साथ इतने शवों को लेकर हमारे सामने आ रही थी, गंगा मैया तो झूठ नहीं बोल रही थी। जिस तरह से, जी हाँ, और जिस तरह से गंगा के किनारे, जिस तरह से गंगा के किनारे हजारों शवों को दफनाया गया जैसे भी लाकर, वो हम सबने देखा है, पूरे विश्व में देखा है। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए। देश में देखिए, महाराष्ट्र और राज्य के बाद छोड़ दीजिए, चेयर को एड्रेस करिए। हाँ चेयर, देखिए आप उनको बताइए। नहीं प्लीज आप एड्रेस करिए। आज भी लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन का अपना एक दर्द है। इस चर्चा में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी नेता और राज्यसभा एमपी डॉक्टर विनय प्रभाकर सहस्त्रबुद्धे ने विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले किए। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कई पार्टी के नेता कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बता रहे थे। देखिए सहस्त्रबुद्धे क्या बोले। प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब जो हमें बताते हैं वो थोड़ा अपने दल के नेताओं को भी बताए। वो तो मोदी वैक्सीन नहीं लेंगे कह रहे थे। अरे जरूर, ये मोदी वैक्सीन ले न ले, कोरोना की वैक्सीन ले न ले, ये तो आपके स्वाधीनता का विषय। हम तो केवल अपील कर सकते हैं। ये कोई इमरजेंसी के काल जैसा वो कैंपेन नहीं है नसबंदी वाला कि हर किसी को नसबंदी करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, मगर कृपया इस पर्सनल प्रेजुडिस और ये जो आइडियोलॉजिकल जॉन्डिस है, इसके प्रति आप, मैं मानता हूं कि थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस त्रासदी के बारे में सोचे, विश्लेषण करे और जो प्रधानमंत्री एक देश नायक के रूप में कह रहे हैं उसका स्वीकार करे, अनुरोध करे। कोरोना को लेकर तमाम आरोप और थर्ड वेव की तमाम आशंकाओं के सवालों के बीच अंत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार की तरफ से जवाब दिया।
आप पूरे मसले पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब सुनिए और हमें आज के लिए इजाजत दीजिए। कमेंट में यह भी बताइएगा कि मंत्री जी का जवाब कैसा था। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हाउस में बैठ के सभी को मैंने विस्तार से सुना है। जब चर्चा का प्रारंभ होना था उस वक्त नेता सदन ने विपक्ष के नेताओं के साथ जब फ्लोर पर बातचीत करते हुए कहा था कि चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। दोनों तरह से यही बात हुई थी कि चर्चा में कोई अच्छा सुझाव आए, जैसे भविष्य में हम अगले दिनों की तैयारी भी कर सके और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले जिस पेंडेमिक में हमें उपयोगी हो। लेकिन चर्चा प्रारंभ हुई तब से मैंने देखा शुरुआत से ही उसमें जो कुछ फायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया, हमारे राज्य ने किया, और कुछ अच्छा नहीं हुआ या तो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो ये मोदी जी की कमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किया है जिन्होंने, जिस मुख्यमंत्रियों ने या जिस राज्य सरकार ने, मैं नहीं मोदी जी ने भी सराहा है। आप लोगों ने जो यहाँ कुल मिला के प्रश्न हमारे सामने रखे, या तो आपकी बात से 25 से ज़्यादा सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उसमें लॉकडाउन पहले क्यों लगाया, ऐसे जल्दी नहीं लगाना चाहिए था, ये बात आई। एक ये भी बात आई कि आप मृत्यु आंक क्यों छुपा रहे हो, आप में से वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। मेडिसिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पॉलिसी आप बार बार क्यों चेंज कर रहे हो, थाली की भी बात आ गई, बच्चों के लिए आगे की क्या व्यवस्था है वो भी बात आ गई, और तीसरी वेव की बात आई, और प्रवासी मजदूरों की बात आई। इतने विषय पर आप लोगों ने खास करके, जिन्होंने उसमें से कई अच्छे सुझाव भी आए, कई लोगों ने इस विषय को लेके जैसे यहाँ पॉलिटिक्स किया ऐसा बाहर भी पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन मैं बिंदु पर जब आपको बात एक एक विषय को लेके बात करना चाहूंगा, तब जब यहाँ देश में पहला केस जब दर्ज हुआ था 13 जनवरी 2020 के 13 जनवरी को जब पहला केस देश में आया, मोदी जी उससे पहले जब दुनिया में ये बीमारी फैलने लगी थी तब उन्होंने हमें अलर्ट किया था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये महामारी जो हिंदुस्तान में आ जाएगी तो हमें दिक्कत होगी। आपने यहाँ के कमेंट आई थाली बजाई, यहाँ बात हो गई है, ताली बजाई, क्यों बजाई? कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजाई। ताली हमने बजाई, क्यों बजाई? जो रोड पे खड़ा होके देश की, राज्य की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिसकर्मी के लगाए, जो हॉस्पिटल में छोटा काम करने से लेके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जिन लोगों ने एक कोरोना पेंडेमिक में अपनी ड्यूटी अदा की, उसके सम्मान के लिए बताया। मैं भारत सरकार के मंत्री हूँ, उसके पहले मैं एक बेटी का बाप हूँ, और मेरी बेटी जब कोविड क्राइसिस में इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, वो कोविड वार्ड में काम कर रही थी, और उसके बाप के, उसके पिता के और उसकी माता की क्या स्थिति होती है। मेरी बेटी वहां काम कर रही है, कोविड फैल रहा है, और मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा मैं कोविड वार्ड में ही काम करूंगी, और वो करती रही। लेकिन मेरा दिल में जो भाव होता था उस वक्त, तब मुझे महसूस होता था कि 3 ताली का क्या महत्व है। हमारा हौसला बढ़ाते थे ताली।